हाँ जी। इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की सीरीज में आज है अपनी अगली क्लास। पहले वाले 3 क्लासों में अपन ने पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर की बात की थी, और आईआर की बात भी चल रही है अभी आगे। तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने आईआर के साथ साथ इकोनॉमिक्स की बात शुरू की थी कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है। उसमें अपन ने जीएसटी के बारे में पढ़ा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जिसमें जो काम की बात थी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1 जुलाई 2017 से उसको इंडिया में लागू किया गया है। और जीएसटी 1.0 की जगह 2.0 जो नया सिस्टम लाया गया है, कुछ दरों को नया ऐड किया है, कुछ दरों को पुरानी वाली को हटाया है। जो दैनिक उपभोक्ता वाली, डेली यूजेज वाली जो चीज़ें हैं, उनकी जो प्राइस है, उन पे जो टैक्स लगता था वो कम हुआ है। जीएसटी परिषद के बारे में बात की थी, उसके जो प्रावधान है वो आर्टिकल 279A में थे। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि वो एक संवैधानिक संस्था थी। उसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री के बारे में पढ़ा था, उनके सदस्यों के बारे में पढ़ा था, बहुमत कैसे लिया जाता है उनके बारे में अपन ने कल कुछ बातें की थी। तो उसी जीएसटी को लेकर के एक नया ई कोड पोर्टल शुरू किया गया है, उसकी बात कल थोड़ी सी रह गई थी। तो आज वाली क्लास में अपन उससे शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है कि जी सेट और जीएसटी एटी ई कोड पोर्टल का शुभारंभ, मतलब इसमें 2 चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इसके बारे में, और एक पढ़ेंगे इस ई कोड पोर्टल के बारे में। जीएसटी का मतलब तो वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये लिखा हुआ है जीएसटी। तो जी का मतलब गुड्स, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एटी का मतलब होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि भाई अगर आपको कोई टैक्स वगैरह देने में अगर कोई दिक्कत है तो आप अपनी अपील है वो कहाँ पर कर सकते हो। शुरुआत में जो पोर्टल या जो अपीलेट जो अथॉरिटी चलती थी उसका नाम ये था जीएसटी एटी। प्रारंभ में तो ये चलता था, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये लिखी हुई, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो देखना। ये एक द्वितीय अपील प्राधिकरण है, जिसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 109 के तहत स्थापित किया गया है। 2017 तो क्यों? क्योंकि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से है वो इंडिया में अपनाया गया था, और उस जो 2017 में जो ये एक्ट आया था उसकी धारा संख्या, ये देखो धारा संख्या लिखी हुई, धारा संख्या 109 के तहत इस जीएसटी और एटी मतलब इस अपुलेट ट्रिब्यूनल को है वो अपनाया गया है कि भाई आपको टैक्स वगैरह देने में अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे है वो अपनी क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। इसकी धारा संख्या को याद रखना है। धारा संख्या कितने नंबर की है? 109 नंबर की धारा संख्या है। आगे लिख रखा है कि जब किसी करदाता के समक्ष कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पहली अपील कर प्रशासन कहाँ कर सकता है? पहली अपील तो कर सकता है कर प्रशासन के भीतर है वो की जा सकती है, और दूसरी अपील है वो की जा सकती है इस जीएसटी एटी वाले ट्रिब्यूनल के अंदर। फिर आगे लिखा हुआ है इसका जो मेन हेडक्वार्टर है या इसके जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर अगर कोई भी संस्था हो, आयोग हो, तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि भाई इसमें अध्यक्ष कौन होगा और इसके सदस्य कौन कौन होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 2 न्यायिक सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्य का मतलब क्या होता है? इसके जो 2 सदस्य होंगे उनका बैकग्राउंड या उनका जो एक्सपीरियंस है वो लॉ वाला हो, वो भले सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, अधीनस्थ न्यायालय में हो, वो या तो वकालत कर करके आए हो या वहां पर जज रह करके आए। तो 2 सदस्य तो अपन कहां से लेंगे? न्यायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्य लेंगे। आगे लिखा हुआ है कि 1 तकनीकी सदस्य लेंगे, मतलब 1 तकनीकी सदस्य तो केंद्र वाला लेंगे और 1 तकनीकी सदस्य राज्य वाला लेंगे। तो 2 तकनीकी सदस्य लेंगे, जिसमें 1 तो लेंगे केंद्र का और 1 लेंगे राज्य का। मतलब टोटल कितने सदस्य हो गए इसमें? 4 सदस्य। सबसे पहले 2 तो ऐसे व्यक्ति लेंगे जिनका बैकग्राउंड कैसा है? न्यायिक पृष्ठभूमि वाला है। 2 सदस्य लेंगे टेक्निकल जानकारी रखने वाले, जिसमें 1 तो लेंगे केंद्र का और 1 लेंगे राज्य का। तो टोटल कितने सदस्य हो गए इसमें? 4 सदस्य। और इसके जो प्रधान पीठ या जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। और कर प्रशासन में है वो पहली अपील की जा सकती है, दूसरी अपील है वो इसमें की जा सकती है। अपील क्यों करेंगे? आपको कर वगैरह देने में अगर कोई दिक्कत है, टैक्स को लेकर के अगर कोई दिक्कत है, तो आप अपनी समस्या को लेकर के वहां पर पहुंच सकते हो। अब थोड़ा आगे चलते आगे लिखा हुआ इस जीएसटी एटी ई कोड पोर्टल के बारे में कि वर्तमान में जो डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, इसी को देखते हुए सरकार द्वारा एक ई कोड पोर्टल लाया गया है कि वर्तमान में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि भाई वो भौतिक रूप से कहीं पे भी उपस्थित होकर के अपील करे। इसलिए सरकार ने एक नया पोर्टल लाया है। उस पोर्टल पर क्या लिखा हुआ है कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बता ही दिया मैंने आपको, डिजिटल युग है तो सरकार धीरे धीरे सारी चीजों को किस पर लेकर जा रही है? डिजिटल फॉर्म में लेकर के जा रही है। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
जो करदाताओं को ऑनलाइन अपील दायर करने व सुनवाई में भाग लेने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। मतलब आप केवल ऑनलाइन अपील ही नहीं कर सकते, आपकी जब हियरिंग होगी उस हियरिंग को भी आप ऑनलाइन सुन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस हियरिंग में है वो भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन रूप से आप उस हियरिंग को सुन सकते हो। अगला लिख रखा है कि इसका जो विकास है ये जो ई कोर्ट पोर्टल है इसका जो विकास है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा किया गया। किसने किया है, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा इस ई कोर्ट पोर्टल को है वो क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये थोड़ी इसके बारे में बात थी, आप इसका ध्यान रखना। अब अपन आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम मित्रा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीएम मित्रा, और उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना, और उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको कहते हैं पीएम मित्रा। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, एम का मतलब ये देखो लिखा हुआ है ये मेगा, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, टी का मतलब टेक्सटाइल, आर का मतलब रीजन एंड ए का मतलब अपेरल। रीजन का मतलब तो ये हो गया क्षेत्र और अपेरल का मतलब होता है परिधान, और परिधान आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा, कपड़े का पर्यायवाची होता है। मतलब ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल या कपड़ों से संबंधित है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में यही आता है कि पीएम मित्र योजना जो है उसका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है कि पीएम मित्र जो योजना है उसका संबंध जो है कपड़ों या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा डेवलप करने से है। अब इस योजना में क्या है, देखो आप सबने छोटी कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि जो कृषि जो है वो अपने भारत में, या जो भारत के जो किसान है या जो सबसे ज्यादा जो रोजगार दे रही है या जो सबसे ज्यादा जो लोग है वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। कृषि के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई भारत का डेवलपिंग एरिया है या धीरे धीरे जो बढ़ रहा है या जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो लगे हुए हैं वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अब भारत सरकार हमेशा से चाहती है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना डेवलप किया जाए कि अपने यहाँ पर जो भारत में जो बेरोजगारी है वो उसको कम करने में कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो शुरुआत से ही जब से मोदी सरकार आई उनके दिमाग में ऐसे कुछ आइडिया चल ही रहे थे, फिर मोदी सरकार ने पीएम मित्र योजना के नाम से इस योजना को है वो लॉन्च कर दिया। अब इस योजना के बड़े बड़े क्या टारगेट है, सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कितना रुपए इसमें लगे हैं, ये योजना है वो कितने रुपए के द्वारा संचालित की जा रही है, इन सारी बातों के बारे में अपन है वो अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क की है वो आधारशिला रखी। जब से ये योजना लॉन्च की है आई है तब 2023 में मोदी जी ने कहा था कि अपन इंडिया के अंदर 7 ऐसे पीएम मित्र पार्क बनाएंगे जो कपड़ों को लेकर के बहुत ज्यादा काम करें। मतलब कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डेवलपिंग सारी चीजें है वो उन मित्र पार्क योजना नामक एक जगह पर हो जाए। तो शुरुआती चरण में कितनी जगह पर कहा कि अपन बनाएंगे, 7 जगह पर, और 7 जगह में से एक जगह शामिल थी मध्य प्रदेश के धार में, एक अपन धार में बनाएंगे पीएम मित्र पार्क। तो हाल ही में है वो धार में बनाने के लिए मोदी जी ने उसकी क्या की है, नींव रखी है। इसी के कारण ये योजना है वो चर्चा में आई है। आगे लिखा हुआ है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2021-22 से 2027-28 तक, ये अलग अलग नहीं है एक साथ है, 4,445 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस योजना की है वो शुरुआत की गई है। ये फैक्ट बहुत ज्यादा काम का है। सबसे पहला तो कौन सा मंत्रालय द्वारा, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2021-22 से 2027-28 तक पैसे कितने हैं, 4,445 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस योजना की है वो क्या की गई है, शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बड़े पैमाने पर वस्त्र विनिर्माण केंद्रों की स्थापना करना। बताई दिया मैंने आपके कि बड़े पैमाने पर वस्त्र विनिर्माण केंद्रों की क्या करना है, स्थापना करना है। अगला लिखा हुआ है कि 2023 में 7 स्थलों की है वो पहचान की गई थी। कितने स्थलों की, 7 स्थलों की, भाई अपन 7 जगह पर है वो पीएम मित्र पार्क बनाएंगे। कितनी जगह पर, 7 जगह पर, और उसमें से ही एक जगह एमपी की धारवाला डिस्ट्रिक्ट है वो शामिल था और वर्तमान में वहां पे है वो इसकी नींव रखी गई है। आगे लिखा हुआ है कि इसमें एक 5 ऐप का ध्यान रखना है कि इस पीएम मित्र पार्क योजना में क्या करेंगे, तो कहा गया कि अपन 5 ऐप के माध्यम से काम करेंगे। अब 5 ऐप का मतलब क्या होता है, जिसमें पहले ऐप का मतलब है फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, कि भाई जो एग्रीकल्चर है, जो रेशा जो है वो खेत में उगता है तो खेत को ही कहते हैं फार्म। तो उस फार्म से उस रेशे को बनाएंगे फाइबर, रेशा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेशा, रेशा बुनेंगे। रेशा बनाने के बाद उस रेशे को लेकर के जाएंगे फैक्ट्री में, अच्छी फैक्ट्री में उसको अच्छे से तैयार करेंगे। फैक्ट्री में उन रेशों से अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे। कपड़े बनाने के बाद वो फैक्ट्री से रेशे कहाँ पे जाएंगे, फैशन, फैशन मार्केट में जाएंगे। और फैशन मार्केट से अपना फैशन इतना बढ़िया होना चाहिए कि फॉरेन में भी अपनी सारी चीजें जाए। मतलब सबसे पहले चीज खेत में होगी, खेत से अपन कहाँ लेकर के जाएंगे, उसको रेशा बनाएंगे, रेशे से उसको कहाँ लेकर के जाएंगे, फैक्ट्री में लेकर के जाएंगे। फैक्ट्री में अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे ताकि वो फैशन के लिए लोगों द्वारा यूज किए जा सके और फैशन से ही वो सारी चीजें
चीजें कहाँ पर जाएगी, फॉरेन में जाएगी। क्योंकि कोई चीज अगर अच्छी होती है तो ही बाहर के मार्केट में उसकी वैल्यू होती है कि भाई ये चीज आप हमारे यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा भेजो। तो इसमें एक ये 5F का ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में सवाल था कि निम्न में से कौन सा जो दृष्टिकोण है वो 5F में समाहित नहीं है। तो 5F में पहला कौन सा हो गया, फार्म, दूसरा फाइबर, तीसरा फैक्ट्री, चौथा फैशन और पांचवा फॉरेन। तो कभी मेंस में भी अगर ये स्कीम आती है तो आप इस 5F वाले दृष्टिकोण को जरूर लिखें। अगला लिखा हुआ है कि इस योजना का मेन टारगेट क्या है। इस योजना के मेन दो सबसे बड़े टारगेट है। पहला टारगेट तो क्या है, पहला टारगेट तो ये है जो लिखा हुआ है, देखो 70,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना, कि भारत के अंदर जो है बाहर से जो बड़े बड़े जो डेवलपिंग जो कंट्री है या जो डेवलपिंग जो लोग है वो इंडिया में आकर के क्या करे, निवेश करे। और दूसरा इस योजना का मेन टारगेट क्या है कि जो बेरोजगारी है उसको कम करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या देना, रोजगार देना। तो पहला पॉइंट तो वही लिखा हुआ है कि 70,000 करोड़ रुपए का क्या लाना, इंडिया में निवेश लाना इस मार्केट में। और दूसरा लिख रखा है कि 20 लाख लोगों को क्या देना है, रोजगार देना है। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से दे सके या अप्रत्यक्ष रूप से दे सके, चाहे डायरेक्ट दो चाहे इनडायरेक्ट दो। तो मेनली टारगेट कितने, दो। पहला टारगेट क्या है, 70,000 करोड़ का क्या लाना है, इन्वेस्टमेंट लाना है। दूसरा क्या है, कितने लोगों को रोजगार देना है, 20 लाख लोगों को है वो इसमें रोजगार देना है, चाहे वो अपन प्रत्यक्ष रूप से दे या अप्रत्यक्ष रूप से दे। तो ये पीएम मित्र योजना। आगे इसके बारे में लिखा हुआ है कि 2023 में जो 7 जगहों की जो पहचान की गई थी, आप उन 7 जगहों के जो राज्य है और कहाँ कहाँ पर ये पीएम मित्र पार्क बन रहे हैं तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक पीएम मित्रा के जो फुल फॉर्म है जो अपन ने आगे डिस्कस की थी उसका ध्यान रखना। उसमें पूछते हैं कि टी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, तो उसका ध्यान रखना। और ये 7 जगह कौन कौन सी है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है लखनऊ, दूसरा अभी हाल ही में है वो आधारशिला रखी गई है एमपी का धार, तीसरा तमिलनाडु में एक जगह है विरुद्धनगर, चौथा कर्नाटक में एक जगह है कालबुर्ग, पांचवे गुजरात में एक जगह है नवसारी, और छठी महाराष्ट्र में जगह है अमरावती, और सातवां जो है वो है तेलंगाना में एक जगह है वारंगल। इन 7 जगहों पर है वो क्या किया जाएगा, पीएम मित्र पार्क की है वो धीरे धीरे स्थापना की जा रही है। एक इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ऊपर वाले जो 5 पार्क जिन राज्यों में बनाए जा रहे हैं ये ग्रीन फील्ड प्रकार के, किस प्रकार के, ग्रीन फील्ड प्रकार के। और नीचे वाले जो ये महाराष्ट्र और तेलंगाना में जो ये बनाए जा रहे हैं ये है ब्राउन फील्ड प्रकार के। अब आप कहोगे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या अंतर है। अब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में मेन ये अंतर है कि कुछ पैसों का जो इन्वेस्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ग्रीन फील्ड वालों में थोड़ा पैसों का ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है और ब्राउन फील्ड वालों में है वो पैसों का थोड़ा कम इन्वेस्ट किया जा रहा है। आपको तो बस कथन कारक में यही बता देंगे कि भाई निम्न में से कौन सा ग्रीन फील्ड का और कौन सा ब्राउन फील्ड का है। तो जो टोटल 7 है उन 7 में से 5 तो कैसे हैं, ग्रीन फील्ड वाले, और जो 2 है वो कैसे हैं, ब्राउन फील्ड वाले, जो महाराष्ट्र और तेलंगाना में स्थित है। एक ये याद रखना। एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का थोड़ा सा ध्यान रखना। जो नीचे लिखा हुआ है कि ये जो पार्क बन रहे हैं इसमें केंद्र सरकार या भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 49% है। ये देखो लिखा हुआ है केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 49%, और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 51%। 49 और 51 को जोड़ोगे तो 100 हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी कम है, 49% है, और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 51% है। तो ये जो बात की वो अपन ने किसके की, पीएम मित्र पार्क योजना की। तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी काम की बात है। सबसे पहले तो पीएम मित्र का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि पीएम मित्र जो योजना है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो मेनली है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, कि भारत को कपड़ों के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग करना, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सारी है वो एक ही जगह पर है वो चीजें उपलब्ध करवाना। 2023 में जब ये योजना चल रही थी तब कहा कि अपन 7 जगहों पर है वो पीएम मित्र पार्क बनाएंगे। हाल ही में योजना चर्चा में क्यों है, क्योंकि एमपी के धार में एक जो पीएम मित्र पार्क बन रहा है उसकी आधारशिला रखी गई है। मेनली टारगेट 2 है, 70,000 करोड़ का क्या करना है, अपन को इन्वेस्ट लाना है, बाहर के देशों से निवेश लाना है, जो इंडिया में भी जो करोड़पति जो लोग हैं उनसे निवेश लेना है। दूसरा 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या देना है, रोजगार देना है। 7 जो पीएम मित्र पार्क है उसमें से 5 है वो किस प्रकार के हैं, ग्रीन फील्ड प्रकार के हैं। पीछे वाले 2 है वो किस प्रकार के हैं, वो ब्राउन फील्ड प्रकार के हैं। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या अंतर है, तो ग्रीन फील्ड वाले जो है वहां पर है वो जो सरकार द्वारा जो पैसे लगाए जा रहे हैं उनकी संख्या 800 करोड़ के आसपास है। आप एक डाटा याद न रख करके सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ग्रीन फील्ड में जो पैसे लगाए जा रहे हैं उनकी संख्या है वो थोड़ी सी ज्यादा है, रुपए ज्यादा है। ब्राउन फील्ड वालों में थोड़े जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो थोड़े तुलनात्मक रूप से कम है। केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 49% है, राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% है। तो ये बात थी वो किसके बारे में थी, पीएम मित्र पार्क योजना के बारे में। अब अपन थोड़ी सी एक आगे और योजना चल रही है उसके बारे में देख लेते हैं। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हालांकि इस योजना को आए हुए तो 5 साल हो गए, 2021 से 2021 से 24-25 तक चल रही थी। हाल ही में इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा करके 25-26 तक किया गया है, और इस योजना के वो 5 साल पूरे हो गए हैं।
तो एक बार बड़ी बड़ी बातें अपन इसकी भी देख लेते हैं ताकि कभी मेंस में आए तो वो चीजें अपने गलत नहीं हो। सबसे पहले तो जैसा इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो इस योजना के माध्यम से सरकार क्या करना चाहती है, सरकार ये करना चाहती है कि जो मछली पालन है, जो मत्स्य उत्पादन है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, जो मछुआरे हैं उनकी आय को दोगुना किया जाए, अपने इंडिया में इतनी मछलियों का व्यापार हो कि अपन फॉरेन कंट्री में भी उन सारी चीजों को बेच सके। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित जितनी भी बड़ी बड़ी बातें होती है उनको डेवलप करना, विनिर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, मार्केटिंग करना, वो सारी है वो इस योजना से संबंधित है। तो क्या लिखा हुआ है, इस योजना की जो नोडल एजेंसी है उसका क्या नाम है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। कोई भी सरकार की स्कीम होती है उसमें पैसे कितने रुपए लगाए जा रहे हैं, वो उसकी नोडल एजेंसी या विभाग कौन सा है, योजना किस स्थिति को लॉन्च की गई है, किन किन क्राइटेरिया के अंतर्गत वो योजना संचालित है, ये 3-4 चीजें उसमें काम की होती है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। अगला लिखा हुआ है कि इस योजना का मेन टारगेट क्या है, तो जलीय कृषि उत्पादकता को 3 टन प्रति हेक्टर से 5 टन प्रति हेक्टर करना। इस योजना के भी कुछ 3-4 टारगेट है और उन टारगेटों में पहला जो टारगेट है कि भाई जो ये मत्स्य जलीय कृषि उत्पादन वाला जो है मत्स्य उत्पादन, उसको 3 टन से कितना करना है, 5 टन। अब जलीय कृषि उत्पादकता क्या होती है, मतलब जल के अंतर्गत चाहे मछली पालन हो, चाहे शैवाल वाला हो, नीलहरित शैवाल हो, तो उनकी मार्केटिंग, उनको बेचना, तो उसको है वो 3 टन से कितना करना है, 5 टन करना है। बस वही लिखा हुआ है, 3 टन प्रति हेक्टर से कितना करना है, 5 टन प्रति हेक्टर करना। दूसरा लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग को 5-6 किलोग्राम से बढ़ाकर कितना करना है, 12 किलोग्राम के जो लोगों के द्वारा जो मत्स्यों का जो उपभोग किया जा रहा है उससे डबल करना है, 5-6 से बढ़ा करके कितना करना है, 12 किलोग्राम करना है। और एक हमेशा सरकार कोई भी स्कीम लाती है तो यही होता है कि भाई लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ज्यादा क्या दे, रोजगार दे, ताकि बेरोजगारी कम हो जाए। अब हर व्यक्ति को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सरकारी नौकरियां देने की एक लिमिट होती है, एक निश्चित क्राइटेरिया होता है। भारत की जितनी जनसंख्या उन सबको सरकार द्वारा सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। प्राइवेटाइजेशन चीजों का होगा, स्कीमें आएगी, लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ही ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, रोजगार जनरेट होंगे। इसमें लिख रखा है कि 55 लाख लोगों को है वो रोजगार देना है। कितने लाख लोगों को, 55 लाख लोगों को। और इससे पहले वाली जो योजना थी पीएम मित्र योजना, उसमें कितने लाख लोग थे, 20 लाख लोग। और इस योजना में कितने लाख लोग हैं, 55 लाख लोगों को क्या देना है, रोजगार देना है। और अगला लिख रखा है कि हार्वेस्ट उपरांत होने वाले नुकसान को है वो 10% क्या करना है, कम करना है। सबसे पहले तो हार्वेस्ट क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब यह होता है कि जब भी जैसे मछुआरे हैं वो मछलियों को समुद्र से पकड़ करके निकाल रहे हैं, तो कई बार निकालने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। मान लो मछलियों को निकाल भी दिया है तो एक गाड़ी में भर करके उनको दूसरी जगह पर बेचने के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो उसके दौरान नुकसान हो जाता है। कई बार मछलियों को स्टॉक करके रखा जाता है तो मछलियां सड़ जाती है, गल जाती है। तो मतलब इसके दौरान जो नुकसान हो रहा है वो वर्तमान में 25 से 30% है। तो सरकार कह रही है कि इस नुकसान को अपन कितना कम करेंगे, कम कर करके 25 से 30% से कितने परसेंट पर लाना है, 10% पर। तो इस योजना के भी बड़े बड़े टारगेट क्या है, सबसे बड़ा तो एक टारगेट ये ध्यान रखना है, कितने लाख लोगों को रोजगार देना है, 55 लाख लोगों को। दूसरा लिख रखा है कि 3 टन प्रति हेक्टर से जलीय कृषि उत्पादकता को बढ़ा करके कितना करना है, 5 लाख टन करना है। जो हार्वेस्टिंग वाली जो नुकसान जा हो रहा है उसको 30% या 25% जो अभी हो रहा है उसको घटा करके कितने परसेंट पर लाना है, ये लिखा हुआ 10% पर लाना है। और एक लिखा हुआ है कि लोगों के द्वारा जो मत्स्य उपभोग किया जा रहा है वो 5-6 किलोग्राम से बढ़ा करके कितना करना है, 12 किलोग्राम करना है। तो ये थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। आप पीएम मित्र वाली योजना को बहुत अच्छे से याद करना और उसके साथ ही थोड़े जो डाटा अपन ने लिखे हैं इस मत्स्य संपदा योजना के बारे में उसको भी देख लेना। और जो प्रधानमंत्री वो मित्र योजना वाली थी, टेक्सटाइल वाली जो योजना थी, कपड़ों वाली जो योजना थी, प्रयास करना कि उसके डाटा को आपने जैसे याद किया है वैसे के वैसे एक बार उसको अच्छे से याद कर करके एक कॉपी में 10 मार्क्स का सवाल बना करके उसको लिखने का प्रयास करना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।